दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। ना समझ प्यार कहानी सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं अमीर घरों में दुल्हन का मेकअप करने जाती थी। आज भी मैं एक आलीशान घर में दुल्हन का मेकअप कर रही थी। तभी दुल्हन मेरी तरफ मुड़ी और बोली, तुम मेरी जगह शादी का जोड़ा पहनकर बैठ जाओ। मैं बदले में तुम्हें लाखों दूंगी। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं मान गई। मैंने सोचा जब सबको पता चलेगा कि मैं दुल्हन नहीं हूँ तो कह दूंगी कि दुल्हन ने ज़बरदस्ती ऐसा करवाया था। पर जैसे ही शादी का वक्त आया और सबके सामने सच्चाई आई, दुल्हन ने गुस्से में आकर मेरे साथ ही फेरे ले लिया और उसी वक्त मुझे अपने घर ले गया। मैं डर से कांप उठी जब वो मुझे कमरे में ले गया, क्योंकि वह तो मेरे साथ मेरा नाम शालिनी है। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट थी। उन महलों जैसे घरों में जाती जहां दुल्हनों के सपने सजे होते हैं, पर मेरे अपने सपनों पर जैसे गरीबी की धूल जम चुकी थी। उस दिन भी मैं एक शाही घर में मेकअप करने गई थी। दुल्हन बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। मैं उसके चेहरे पर काजल का आखिरी स्पर्श ही कर रही थी जब वह अचानक मेरी ओर पलटी और फुसफुसा कर बोली, क्या तुम मेरी जगह दुल्हन बन सकती हो? मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। मैं जड़ हो गई थी, सांसें जैसे थम ही गई थी। उसकी जगह फेरे मजाक लग रहे था मुझे, पर उसकी आंखें मजाक नहीं कर रही थी। मजबूरी ने मुझे तोड़ रखा था, कर्ज, भूख और अपमान। मैंने सोचा बाद में सब बता दूंगी कि मुझे जबरदस्ती बैठाया गया था। शादी का जोड़ा पहनते ही जैसे मेरी असलियत किसी संदूक में बंद हो गई। मैंने पल्लू से चेहरा ढंका और कांपते हुए मंडप में जा बैठी। मंत्र गूंजने लगे, फेरे शुरू हो गए और मेरे पांव कांपते रहे। लेकिन जब पर्दा उठा और मेरा चेहरा सबके सामने आया तो दूल्हा उठ खड़ा हुआ। गुस्से से उसकी आंखें लाल थी। सबको चुप कराते हुए वह बोला, अब जब यह फेरे हो चुके हैं तो अब यह मेरी पत्नी है और अब यह मेरे साथ ही जाएगी। मैं समझ नहीं पाई क्या हो रहा है मेरे साथ। वह मुझे लेकर अपनी गाड़ी में बैठा और सीधे एक विशाल बंगले में ले गया। वहां पहुंचते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और कहा, इस घर में सब मेरी मर्जी से होता है और अब तुम भी उसी मर्जी का हिस्सा हो। उसकी आवाज़ में ऐसी सख्ती थी कि मेरी रूह कांप उठी। मैं बोलना चाहती थी, सारा सच बताना चाहती थी, लेकिन जुबान जैसे पत्थर हो गई थी मेरी। तभी एक औरत कमरे में आई, उम्र में मुझसे बड़ी, चेहरा शख्स लेकिन आंखें नरम। उन्होंने मुझे सहारा दिया और कमरे से बाहर ले गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू किसी चोट के नहीं थे। यह थे उस अपमान के जो बिना गलती के मिल रहा था मुझे। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ सहा था मामा मामी का तिरस्कार, चाची का ताना, माँ का चला जाना, और अब यह शादी। इसी बोरियम में वह लड़की थी जिसे हर किसी ने पराया समझा। मामा ने जिनकी गोद में मैं कभी खेलती थी, अब मेरी तरफ देखने भी पसंद नहीं करते थे। मेरी माँ चली गई थी और उसके साथ मेरा हर रिश्ता भी। जब हालात बदले तो दादाजी के पास जाना पड़ा मुझे। वहाँ मेरा सामना हुआ एक और डर से, मेरी चाची का बेटा जो नशे में रहता और अपनी माँ को मारता था और मेरी तरफ घूरने लगा था वो। मैं हर रात कांपती थी, दरवाज़ा अंदर से बंद करती, खिड़की पर पर्दे डालती, लेकिन डर हर जगह से झांकता। और फिर एक दिन चाची मुस्कुराते हुए कमरे में आई, दरवाज़ा बंद किया और धीमे से बोली, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं घबरा गई थी, लेकिन उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यह खुशखबरी मेरी ज़िंदगी को एक बार फिर बदलने वाली थी। तुमसे यह कहने नहीं आई हूँ, सुनाने आई हूँ। चाची के लहजे में जो शक्ति थी उसने मेरी
रूह तक कंपा दी। मैंने पलटकर उनकी आंखों में देखा, उम्मीद की एक हल्की किरण लिए, पर जो सुना उसने जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। विवेक तुमसे शादी करना चाहता है। उनके होंठ हिले और मेरी दुनिया थम गई। क्या मेरी आवाज़ डर और गुस्से से कांप रही थी? यह कभी नहीं हो सकता। मैं चीख पड़ी। मेरा गला रद गया, पर मेरी आवाज़ में एक ठंडा इनकार था। चाची अब तक मेरी अपनों जैसी लगती थी, लेकिन आज उनके चेहरे पर वह मातृत्व नहीं थे, सिर्फ स्वार्थ दिख रहा था मुझे। मैं राय लेने नहीं आई हूँ, बताने आई हूँ। यह शादी होगी और तुम्हें ही करनी होगी। उनकी बातों में जैसे कोई फैसला सुना दिया गया हो। तुम सोचती हो विवेक बुरा है, उन्होंने कहा, पर अगर तुम उसे अपनाओगी तो शायद बदल जाए। नहीं चाची, मैं चीखी, किसी की जिंदगी बदलने का बोझ मैं नहीं उठाऊंगी और खुद को एक तजुर्बा बनाकर नहीं रहने दूंगी। मैं किसी की मोहब्बत नहीं चाहती थी, बस इज्जत की जिंदगी। उस रात मैं सीधा दादाजी के पास गई। वो खामोशी से मेरा चेहरा देखते रहे, जैसे सब समझ गए हो यह शादी नहीं हो सकती। उन्होंने धीमे से कहा, विवेक जैसा लड़का तुम्हारे जैसे फूल को कुचल देगा। मैं रोते हुए उनके सामने बैठ गई। तो फिर क्या करूं? दादाजी कोई रास्ता बताइए। फिर उम्मीद की एक टहनी थामते हुए मैंने दादी से कहा, कृपया मुझे ताऊजी की हवेली भेज दीजिए। शायद वहाँ दादी की आंखें एकदम सख्त हो गई। पगला गई हो? ताऊजी के पास सिर्फ तुम्हारी जायदाद पर नजर रखें। वो प्यार नहीं मिलेगा वहाँ तुम्हें, बस लालच मिलेगा। मैंने हताश होकर कहा, फिर कहाँ जाऊँ मैं? दादी ने मेरा चेहरा थाम लिया और वह बात कही जो मेरी आत्मा को छू गई। जिस हवेली में तेरे मामा रह रहे हैं वह तुम्हारे नाना की है और उसमें तुम्हारी माँ का हिस्सा भी है। बेटा, तू कोई भीख नहीं मांग रही, तू अपना हक मांग रही है। मैं सिसकती रही, पर दादी का स्वर अड़िग था। अगर दरवाजा बंद हो तो दीवार फांद कर दाना। तो उसकी बेटी है जिसने अकेले सारे रिश्ते से लड़ाई लड़ी थी। मैंने धीरे से कहा, दादी क्या मैं काम कर सकती हूँ? मेहंदी लगाना, मेकअप करना, मैं उसी में खुश रहूँगी। दादी मुस्कुराई। पहली बार अब तेरी जिंदगी तेरी मुट्ठी में है बेटा। शालिनी जा, उठ जा। रात का सन्नाटा था, पर मेरे भीतर एक तूफान था। बैग उठाया, साड़ी ठीक की और बिना किसी आहट के उस हवेली की तरफ बढ़ गई जो मेरी थी, जहाँ मुझे अब खुद को साबित करना था। रात के 2 बज चुके थे। चौकीदार उधर रहा था। मैंने धीरे से आवाज़ दी, भाई साहब, मामा जी से कहिए उनकी भांजी आई है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। मामा सामने थे। उनकी आंखों में कुछ था जो मैं पढ़ नहीं पाई। वह देर तक मुझे देखते रहे, फिर वहीं जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी मामी ने पहले ही साफ साफ कह दिया था। लेकिन इस बार मैं कांपी नहीं। इस बार मेरी आंखों में डर नहीं, साहस था, क्योंकि मुझे पता था यह मेरी कहानी है और अब इसकी लेखिका मैं खुद हूँ। और शायद किसी मोड़ पर किसी आरव मेहरा से दोबारा मुलाकात भी हो, लेकिन इस बार हालात के नहीं, दिलों के इत्तेफाक से। मामा जी की वह बात आज भी मेरे सीने में किसी कील की तरह ढंसी हुई है। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। कभी लगता था कि चाहे वक्त जैसा भी हो, मैं खुद को गिरने नहीं दूंगी। आत्मसम्मान मेरा आखिरी बचा हुआ गहना था, पर हालात ने जैसे हाथ पकड़कर मुझे जमीन पर गिरा दिया। उस दिन जब मैं उनके सामने खड़ी थी तो मेरा सिर झुका हुआ था, लेकिन मेरा मन टूटा नहीं था। मैंने धीमी आवाज में कहा, मम्मा, यह मेरी मजबूरी है। अगर इज्जत बचाने के लिए झुकना पड़े तो मैं झुक जाऊंगी, मगर अपनी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ूंगी। उन्होंने ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा, इज्जत और
आत्मसम्मान दोनों को एक साथ नहीं बचाया जा सकता, किसी एक की तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है। मैंने उनकी बातें जैसे हवा में उड़ा दी। सिर्फ एक विनती की, मेरी माँ के नाम पर सिर्फ एक कोना दे दीजिए मुझे। इस घर में मुझे भीख नहीं चाहिए, बस पनाह चाहिए। वो खड़े हुए, आंखों में नफरत थी। अगर तुम मेरी बहन की बेटी ना होती तो शायद तुम्हें इस दरवाजे से भी ना घुसने देता। उस एक रिश्ते का लिहाज है, वरना मेरे लिए तुम कुछ भी नहीं हो। मैं भीतर तक काम गई। रिश्ते जो कभी छाया थे, आज धूप से भी ज़्यादा झुलसा जे रह गए थे। रहना है तो रहो, उन्होंने ठंडी आवाज़ में कहा, लेकिन कोई उम्मीद मत पालना, और मैं तुम्हारे लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करूँगा। तुम्हारे बाप के नाम की जो ज़मीन थी वह भी अब मेरे पास है, और जो जेवर तुमने दादी के पास छोड़े थे वह भी अब तुम्हारे नहीं रहे। तुम्हारा हिस्सा अब सिर्फ एक पिछवाड़े का कमरा है, वहीं खाना सोना रहना यही है तुम्हारी औकात। इस घर में वह चले गए और मेरे चारों ओर एक खामोश दीवार खड़ी हो गई। नौकरन ने आकर कहा, मैडम आइए, आपका कमरा देखा देती हूँ। मैं उस तंग सिलन भरे कमरे में दाखिल हुई। टूटी अलमारी, फर्श पर चटाई और कोने में एक जंग लगा स्टोव, यही मेरी नई दुनिया थी। रात भर नींद नहीं आई मुझे, आंखें सूख गई थी, लेकिन दर्द बहता रहा। सुबह उठी तो लगा जैसे एक तूफान दरवाजे पर खड़ा है। तभी मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, शबनम। मैंने कॉल उठाई और दूसरी तरफ से वो अपने ही अंदाज में बोली, शालिनी, याद है जिस अमीर घर में तूने मेकअप किया था? वो लोग दोबारा तुझे ही बुलाना चाहते हैं, और इस बार तो बहुत मोटा ऑफर दिया है। अब कोई तुम्हें रोकने वाला भी नहीं है। तू चलना, नई शुरुआत करेगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी बात सुनती रही, लेकिन उस खामोशी में एक हल्की सी उम्मीद पल रही थी। मैंने फ़ोन नीचे रखा और आईने के सामने खड़ी हो गई। वो लड़की जो कल तक टूटी हुई थी, आज उसकी आंखों में हल्का सा उजाला था। मैंने खुद से कहा, शालिनी, अब किसी की दया नहीं चाहिए, अब खुद अपनी कहानी लिखनी है, और शायद उसी रास्ते पर किसी दिन वो भी मिलेगा जो तेरी इस खामोश लड़ाई को समझेगा और तुझे वैसे चाहेगा जैसे तू है, टूटी हुई लेकिन सच्ची। अब तो हर किसी के सामने अपनी बेबसी का रोना भी बोझ लगने लगा था। आंसुओं की कीमत भी अब किसी को नहीं थी, और शायद मुझे भी नहीं। शबनम ने जो समय और जगह बताई थी, मैं चुपचाप वहां पहुंच गई। उसी दिन से मेरी जिंदगी का एक नया पन्ना खुला। मेकअप रस की हल्की सी खनक के साथ आत्मसम्मान के नए रंगों में घा हुआ। अब मैं अलग अलग घरों में जाकर दुल्हनों का मेकअप करने लगी थी। कई बार चेहरे संवारते संवारते मुझे लगता शायद मैं किसी और की नहीं, खुद की जिंदगी को सजाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी सादगी, सलीका और सफाई की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। कभी दुल्हनें चुपचाप हाथ पकड़कर अच्छा मेहनताना थमा देती, तो कभी कोई सोने की बालियां या चांदी की पायल यह कहकर देती, आपकी उंगलियों में जादू है। मैं सब कुछ चुपचाप लेती और अपने टूटे हुए सपनों की संदूक में रख देती। घर में किसी को कुछ नहीं पता था, और मैं चाहती भी नहीं थी कि किसी को पता चले भी। एक शाम मैं अपने छोटे से बगीचे में पौधे लगा रही थी। वहीं थोड़ी सी हरियाली थी जो इस पतझड़ भरी जिंदगी में बस मेरी थी। गमलों की मिट्टी में जब मैं हाथ डालती, लगता जैसे खुद को दोबारा गढ़ रही हूँ। तभी जैसे किसी की आहट महसूस हुई। मैंने गर्दन घुमाई और सामने विक्रम खड़ा था। वो कुछ देर मेरी और देखता रहा, फिर होठों के कोने से एक हल्की सी मुस्कान आई, तो अब यह जमीन भी तेरे नाम हो गई है क्या? मैंने हाथ की मिट्टी
झाड़ी और सीधी होकर कहा, बाबा ने दी थी मुझे, इस पर मेरा हक है, तुम क्यों आए हो? वो थोड़ा और करीब आया, उसकी आंखों में कुछ अजीब था। सुना है ब्यूटी पार्लर चलाती हो और बहुत कमाती हो? मैं हौले से मुस्कुराई। तुम तो कहते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकती, अब जब अपने पैरों पर खड़ी हूँ तो यह भी बुरा लग रहा है तुम्हें? विक्रम ने मुंह फेर लिया। बुरा नहीं लग रहा, बस अजीब लग रहा है। तू इतनी मजबूत थी, यह कभी सोचा नहीं था मैंने। मैंने उसकी तरफ देखा, एक नज़र में जैसे बचपन से अब तक की कड़वाहटें उमड़ आई। तूने कभी समझा ही कब? अब समझने की जरूरत भी नहीं है। वो चुप रहा और फिर बिना कुछ कहे लौट गया। उसके जाते ही मेरे अंदर की सांसें बेकाबू हो गई। पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो गए, मगर इस बार मैंने खुद को टूटने नहीं दिया। मैं जान गई थी यह दुनिया हमें तब तक नहीं पहचानती जब तक हम खुद को नहीं पहचानते। कुछ दिन बाद शाम का वक्त था। मैं रसोई में अपने लिए सादा चावल बना रही थी। बस इतना ही काफ़ी था उस दिन के लिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जान गई वही होगा। पहले तो अनसुना किया, फिर 4 बार दस्तक हुई। मजबूरी में दरवाज़ा खोल दिया। सामने विक्रम था। शर्ट की बाहें छड़ी हुई थी, चेहरे पर वह पुरानी सी बेपरवाह मुस्कान थी। सुना है आज बिरयानी बन रही है? मैंने भौहें चढ़ाई। तुम्हें बिरयानी से मतलब कब से हो गया? वह हंस पड़ा। जब से तुमने बनाना सीखा। चलो आज मैं तुम्हें असली बिरयानी बनाना सिखाता हूँ। मैं उसे मना करना चाहती थी। वो तकलीफ था, याद था, पर उसी तकलीफ में कहीं एक अनकहा रिश्ता भी तो था, जिससे सहा ना उसने कभी माना ना मैंने कभी समझा। वो किचन में आया। चावल की महक में कुछ बदलने लगा था। शायद सिर्फ पकवान नहीं, हमारी खामोशियाँ भी गलने लगी थी। वह जबरदस्ती घर में दाखिल हो गया। उसके चेहरे पर वही पुरानी सी जिद थी, जैसे वह हर दरवाजा खोलना जानता हो, फिर चाहे वह किसी घर का हो या दिल का। मैं रसोई में थी और उसे देखकर चौंकी। विक्रम, क्या तुम फिर से? वो मुस्कुराया। क्या करूं? अब तुम्हारे काम में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी हो गई है मेरी। मैं कुछ कहती उससे पहले उसने सिंक में चावल डाल दिए और हाथों से धीरे धीरे उन्हें धोने लगा। जब मैं विदेश में था, वह बोला, खुद ही खाना बनाता था। अब देखो तुम्हें दुनिया की सबसे शानदार बिरयानी बनाकर देखता हूँ। और मैंने चिढ़ते हुए कहा, अगर इतना ही शौक है तो अपने घर जाकर बनाइए, मुझे क्यों परेशान करते हैं? उसकी आंखों में एक गहराई थी। वो हंसा नहीं, बस बहुत धीमे से कहा, डरती क्यों हो मुझसे? क्या? अब भी मैं उसकी आंखों में देखकर बोली, आपको मुझसे ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। आप जानते हैं मैं क्यों डरती हूँ? वो कुछ पल चुप रहा। शायद कुछ कहना चाहता था या शायद मैं सुनना नहीं चाहती थी। हमारे बीच सिर्फ चावल की सौंधी महक थी और उन अनकहे लफ्जों की गूंज जो कभी शब्द नहीं बन सके। तभी मामी जी आ गई। उनकी आंखों में आग थी और लहजा झड़ से भी ज्यादा कड़वा था। क्या कर रही हो यहाँ? उन्होंने चिल्लाकर पूछा और उसे लगभग खींचते हुए बाहर निकाल दिया। फिर वह मेरी और मुड़ी और वह कहा, जो एक लड़की का दिल चीर सकता है। मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम मेरे बेटे को फंसाकर इस हवेली में घुसना चाहती हो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। मैं पत्थर बनी खड़ी रही। कोई जवाब नहीं था मेरे पास, या शायद मैं देना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। गुलाबी कवर, सुनहरी बॉर्डर, लेकिन उसमें ना कोई खुशी थी ना दावत। यह शादी का कार्ड नहीं है, उन्होंने कहा, यह तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए है। विक्रम की मंगनी तय हो चुकी है। नेहा से रविवार को फंक्शन है और मेरा बेटा पूरी तरह तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। मैंने वह कार्ड हाथ में लिया, जैसे किसी ने दिल में कांटा चुभ दिया हो।
पर फिर भी चेहरे पर एक सिकन नहीं आने दी, क्योंकि एक लड़की की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं होती, वह उसके सब्र की दीवार होती है। और जब वह दीवार टूटती है तो तूफान आता है। जितनी भी चालें चल लो, तुम उसे अब कभी अपने काबू में नहीं कर सकती। यह शब्द झर की तरह मेरे कानों में घुले और वह स्त्री खामोशी से चली गई। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई, एक सूखे पत्ते की तरह, जैसे हवा ने अभी अभी तोड़ा हो। कुछ देर पहले मेरे दिल में थोड़ी सी राहत थी, पर अब जैसे किसी ने फिर से दिल की दीवारों में नमी भर दी थी। पता नहीं क्यों उस इंसान से बात करके एक अजीब सा सुकून मिलता था। ऊपर से मैं गुस्से का नकाब ओढ़े रहती, पर भीतर ही भीतर जैसे कोई कच्चा सा एहसास खिलने लगता था। और अब जब वो किसी और का हो गया था, लग रहा था जैसे किसी ने मेरी रूह को भीतर से चीर दिया हो। मैं हमेशा इस सच्चाई से भागती रही कि शायद मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मगर उस दिन उस चूमती हुई खबर के साथ दिल ने पहली बार खुद से कहा, हाँ तू मोहब्बत कर बैठी है। वो अब कभी मेरी ओर नहीं आया, ना हवेली के किसी कोने में देखा, ना रास्तों में, ना मेरी आंखों में पलट कर देखा। मैंने भी खुद को पूरी तरह अपने काम में झोंक दिया। कभी कुछ घरों में मेकअप करती थी, अब हर रोज एक नया दरवाजा, नया चेहरा, नई दुल्हन। कुछ ही दिनों में मैं एक नाम बन चुकी थी, शालिनी ब्राइडल मैजिक। उसकी मंगनी वाले दिन में जानबूझकर घर पर नहीं थी। मैं जानती थी अगर रुक गई तो फिर टूट जाऊंगी। मैं खुद को बड़ी मुश्किल से जोड़ पाई थी, अब फिर से बिखरने की हिम्मत नहीं थी। रात के 8:30 हो रहे थे। मैं एक आलीशान कोठी से बाहर निकली, जहाँ कुछ देर पहले ही मैंने एक दुल्हन का मेकअप किया था। पीछे से वह दुल्हन पुकार उठी, दीदी इतनी रात को अकेली जा रही है, अगर चाहे तो यही रुक जाइए। मैं मुस्कुराई, फिर सिर हिला दिया। हमारे घर का माहौल थोड़ा सख्त है, रुकने की इजाज़त नहीं मिलती। उसने कहा, अगर कहे तो आपकी फैमिली से बात कर लूं। मैंने विनम्रता से मना कर दिया। जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ी, एक भारी गूंजती सी आवाज़ पीछे से आई। मुड़कर देखा, वह लड़की अपने भाई के साथ खड़ी थी, एक शांत गंभीर चेहरा। नजरों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई नियत नहीं, बस एक सलीका। वो मेरे पास आया और बोला, अगर कहे तो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैंने कुछ झिझकते हुए पूछा, आप? उसने इशारे से अपनी बहन की ओर देखा। मैं उसका भाई हूँ। रास्ते सुनसान थे, ऑटो मिलना नामुमकिन, और मेरी थकान भी अब किसी कंधे का सहारा ढूंढ रही थी। मैं बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई। वो बहुत सलीके से गाड़ी चला रहा था। शहर की चमकती लाइटें हमारी खामोशी में बहती जा रही थी। कुछ देर बाद वह बोला, क्या आपकी शादी हो चुकी है? की बात सुनकर मैं थोड़ा चौंकी और शक गई, फिर सिर हिला दिया, नहीं माफ़ कीजिए, शायद यह सवाल थोड़ा निजी था। वो बोला, बस बात करने की कोशिश कर रहा था। मेरा नाम आशीष है। मैंने खिड़की से बाहर देखा, मन ही मन मुस्कुराकर सोचा, हर मोड़ पर एक विक्रम ही क्यों मिलता है। उसने फिर पूछा, आप यह काम मजबूरी में करती हैं या शौक से? अब जैसे मेरे भीतर दबी हुई थकान फूट पड़ी। मैंने तेज लहजे में कहा, यह मेरा निजी मामला है, कृपया बस मुझे घर छोड़ दीजिए और कोई सवाल मत कीजिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ गाड़ी चलाता रहा। उसकी खामोशी में भी सम्मान था। कुछ देर बाद मुझे अपनी तल्खी पर अफसोस हुआ। उसकी बहन ने मेरा इतना ध्यान रखा था, इज्जत दी थी, अच्छा मेहनताना दिया था, और मैंने उसका भाई, जिसका शायद कोई कसूर भी नहीं था, उस पर अपनी तिल तिल जली हुई खामोशियाँ उतार दी। कभी कभी हमारे भीतर की नफरत उन पर बरस जाती है जो हमारे दर्द के जिम्मेदार नहीं होते। गाड़ी रुकी।
मैं उतरी बिना कुछ कहे, बस एक नज़र उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक नरम सा एहसास था, जैसे कह रहा हो तुम जो भी हो, जैसी भी हो, तुम्हें समझा जा सकता है। और वो चला गया और मैं सोचने लगी, शायद जिंदगी फिर से कोई मोड़ लेना चाहती है। शायद किसी अजनबी की खामोशी कभी कभी हमारे टूटे हुए हिस्सों को तोड़ भी देती है। तुम्हें पता है, उसकी पत्नी को उसकी फितरत से जरा भी दिलचस्पी नहीं है। तीसरी कजिन की यह बात मेरे कानों में किसी नुकीले तीर की तरह चुभ गई। वो एक आज़ाद ख्याल लड़की है, अपनी मर्जी से जीना चाहती है, और उसका पति यह समझाता है कि शादी के बाद औरत को कुछ हदों में रहना चाहिए। उसे लगता है मर्द औरत की जिम्मेदारी होता है, उसकी ज़रूरतें पूरी करना, उसे संभालना और उसके लिए कुछ सीमाएं तय करना भी उसका फर्ज है। लेकिन मैं जानती हूँ वो लड़की यह हदें कभी नहीं मानेगी। इन दोनों की शादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तभी उसकी बड़ी बहन ने उसे डांट दिया, बस करो, कितनी बार कहा है, मुंह से ऐसी मनुष्य बातें मत निकाला करो। कबूलियत का कोई वक्त नहीं होता। अगर तुम्हारी यह बात सच हो गई तो एक दिन जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। मैं वहीं बैठी अपने मन में उस लड़की के चले जाने की दुआ कर रही थी और खुद यह समझ नहीं पा रही थी कि मैं ऐसा क्यों चाह रही थी। मेकअप करते करते मैं उन लड़कियों के साथ घुल मिल गई थी। अब तो तीनों दिन की शादी का न्योता भी मिल चुका था। मुझे पूरा भरोसा था कि विक्रम अब इस शादी में नहीं आएगा, तो मैंने भी खुद को पूरी तरह इस शादी के रंग में रंग लिया। ऐसा मस्ती भरा माहौल, ऐसी हंसी ठिठोली, ऐसा नाच शायद ही कभी किसी शादी में महसूस किया था। कुछ कजिस तो मेरी खास दोस्त बन गई थी और दिल में से उस मासूम दुल्हन के लिए दुआ कर रही थी। लेकिन इन सारी रौनकों के बीच एक जोड़ी आंखें हर पल मुझे घूर रही थी। जहाँ भी देखती वो मुझे ही देख रहा होता। कभी डर लगता, कभी गुस्सा आता, मन करता जाकर उसे डांट दूं, लेकिन खुद पर काबू नहीं था। शाम को जब खाने का वक्त आया, मैं अकेली एक टेबल पर बैठी थी। मेरे सामने वाली लड़की खाना लेने गई थी। तभी वह शख्स पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। इस शादी में कोई खास पर्दा नहीं था। महिलाएं और पुरुष साथ खाना खा रहे थे तो किसी को अजीब नहीं लगती थी। उसने कहा, तुम बहुत हसीन लग रही हो। अगर कहूँ कि किसी परी की तरह आसमान से उतरी हो तो भी कम होगा। मैंने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मुझे किसी के लिए खूबसूरत दिखना नहीं है। मैं जैसी हूँ अपने लिए हूँ, और आपको मेरी किसी बात को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बीवी शादी में है, आपको उसके पास होना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। इतना कहकर मैंने चेहरा घुमा लिया। उसी वक्त वो लड़की लौट आई और मेरी बदकिस्मती देखिए, उसने हमारे साथ ही खाना खाया। मुझे असहज लग रहा था, मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही थी। रिसेप्शन खत्म होते ही मैं चुपचाप घर लौट आई और वहाँ जो खबर मिली उसने मेरे सीने में आग लगा दी। विक्रम अब खुशी खुशी नेहा के साथ घूमने निकला था, उसी के साथ जिसे उसने सबके सामने अपनी पत्नी स्वीकार था। तो क्या जो वक्त उसने मेरे साथ बिताया वह सिर्फ एक दिल की थी। मामी ने मेरी उलझन भी तोड़ दी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई वह सामने आ खड़ी हुई देखा। मैंने कहा था, मैं विक्रम को तुमसे छीन लूँगी। फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या लगा था तुम्हें कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मेरे बेटे को हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा लोगी। तुम जैसी लड़कियों के नसीब में कोई शहजादा नहीं आता। तुम्हें अपने जैसे ही आम लोग मिलते हैं। अगर शुरू में ही तुम्हारी शादी कजिन से हो जाती तो शायद तुम्हें अकल आ जाती। अब उनकी जुबान झर बनकर
बहने लगी थी। अब भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, तुम्हारे नसीब में कोई अच्छा नहीं आएगा। कोई भी नहीं। वह जा चुकी थी, लेकिन उनके शब्द मेरे कानों में नाश्ते की तरह गूंज रहे थे। लेकिन शायद कभी कभी ऊपर वाला भी घमंड तोड़ने की तरकीब रखता है। अगले ही दिन उनकी बड़ी बेटी के लंदन वाले दामाद की खबर आई। वो शराब पीकर घर लौटता है और बेटी पर हाथ उठाता है। वह बेटी अब ना पुलिस जा सकती थी ना घर वापस। वह कहीं अंधेरे में डर और दर्द के साथ और अब वह किसी से संपर्क भी नहीं कर पा रही थी। जब वह खबर पूरे घर में फैली तो हवेली की दीवारों तक पर एक अजीब सी खामोशी उतर आई। लेकिन न जाने क्यों मेरे अंदर कहीं कोई कोना था जो अचानक हल्का हो गया था, जैसे वर्षों से बंधा हुआ कोई बोझ आज खुद व खुद उतर गया हो। कुछ ही दिन बाद उसकी बेटी ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया और मायके लौट आई। और मामी भी खामोश हो गई थी। ना ताने ना उलझने, बस एक सन्नाटा और मेरे मन में एक गहरा सुकून। फिर एक दिन खबर आई, विक्रम की शादी तय हो गई है। मेरे कानों में उसका नाम गूंजा और दिल बेवजह तेज धड़कने लगा। मुझे भी दुल्हन का मेकअप करने के लिए बुलाया गया। पता चला उसकी मंगेतर विदेश से लौटी थी और अब शादी के लिए उसी के घर में ठहरी हुई थी। रात को मैंने उससे पूछा, कल सुबह तैयार कर दूं? तो वह बस इतना बोली, कल सुबह आ जाना। आज नहीं। मैं चुप रह गई। शायद कुछ तो था उसकी आंखों में, कुछ ऐसा जिसे मैं उस वक्त पढ़ नहीं पाई। सुबह जब मैं उसके कमरे में गई तो उसने धीरे से मेरा हाथ थामा और कांपती आवाज में बोली, प्लीज मेरी जगह तुम दुल्हन बन जाओ। मैं हक्की बक्की रह गई। यह क्या कह रही थी वो कहती रही, गिड़गिड़ाती रही। मेरे सामने कुछ पैसे भी रख दिए। उसे मेरी मजबूरी मालूम थी। मेरी सबसे करीबी दोस्त के पापा को कैंसर था और उनके इलाज के लिए तुरंत पैसों की ज़रूरत थी। मैं जानती थी मैं एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हूँ, लेकिन वो इंसान जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, अगर मैं उसके लिए कुछ कर सकती थी तो क्यों ना करती। आखिरकार मैंने उसकी बात मान ली। सोचा यह शादी सिर्फ एक दिखावा होगी, कल सब खत्म हो जाएगा। अगर कुछ ताने सुनने भी पड़े तो यह सह लूंगी मैं, पर उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। लेकिन जब शादी का वक्त आया, जब मैं मंडप तक पहुँची तो जो हुआ उसने मेरी रूह को हिला दिया। विक्रम ने सबके सामने मेरा हाथ थाम लिया और पूरे आत्मविश्वास से सीना तान करके बोला, आज से यह मेरी पत्नी है और इसे वही सम्मान मिलेगा जो मेरी जीवन संगिनी को मिलना चाहिए था। फिर वह अपनी माँ की तरफ मुड़ा और कहा, सगाई टूट चुकी है, लेकिन इस लड़की ने हमारे परिवार की लाज बचाई है। कुछ आंखें भर आई, कुछ लोग चुप थे और कुछ की आंखों में सवाल थे। लेकिन धीरे धीरे पूरा माहौल श्रद्धा और सम्मान में बदल गया। शाम ढल चुकी थी। मैं लाल जोड़े में सजी हुई अपनी कमरे में बैठी थी। विक्रम का इंतजार कर रही थी मैं। दरवाज़ा खुला और वह अंदर आया। उसकी आंखों में चमक थी और आवाज़ में एक कामता एहसास। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उसी दिन दिल से एक दुआ निकली थी। वो बोला है, भगवान अगर इस जन्म में कोई मेरा हो तो बस यह लड़की हो। हर रोज़ यही डर लगता था, कहीं कोई और तुझे मुझसे छीन न ले। लेकिन देखो, आज तुम मेरी ज़िंदगी बनकर मेरे सामने हो। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और पहली बार समझ पाई कि सच्चा प्यार कुछ कहे बिना भी सब कुछ कह जाता है। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मैंने हौले से मुस्कुराते हुए थाम लिया। उस लम्हे में ऐसा लगा जैसे कोई अधूरा सपना पूरा हो गया हो, जैसे सारी तकलीफें, सारे ताने,
सारे अकेलापन सिर्फ इसी एक पल के इंतजार में था। आज मेरे अंदर की हीन भावनाएं एक राजकुमारी जैसी शान में बदल गई थी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपना प्यार साझा करें और अपने दोस्तों के साथ को शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। कहानी सुनने पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्ते।